बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। हमने अपनी पिछली चर्चा में हमारी संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति को पढ़ना शुरू किया है। हमारे कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। वे हमारे औपचारिक प्रधान हैं। वास्तविक कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियां भारत के मंत्रिमंडल में स्थित होती हैं। मंत्रिमंडल हमारे संसद से निर्वाचित जो लोकसभा में बहुमत जिनके पास है, उस आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होता है। हमारे देश के कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन हम इस आज की चर्चा में समझने की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए प्रथम बात तो यह है कि वो भारत का नागरिक हो। अब देखिए, इसमें सिर्फ सरल तरीके से एक ही बात लिखी है कि वह भारत का नागरिक हो। अब यह नागरिकता उसने जन्म से प्राप्त की हो, हमारा भारतीय नागरिकों की संतान हो, वो भारत में पैदा हुई हो, या उसने भारतीय नागरिकता हासिल की हो बाद में, विदेश से कोई आया हो व्यक्ति और वो यहाँ आकर के बस गया हो किसी भी कारण से और उसने भारतीय नागरिकता उनको मिल गई हो, तो वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई रोक नहीं लगी हुई है। जैसे अमेरिका के निर्वाचन के समय हमें समझ में आता है, वहां के संविधान के अंदर ये बात है कि वहां का राष्ट्रपति वहां का नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही हो सकता है, जो वहां पे जिन्होंने जन्म लिया हो, जन्म से नागरिकता हासिल की हो, वह ही केवल अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो किसी व्यक्ति ने वहां जाके जो बाद में बसा हो जीवन में, कहीं और जिसका जन्म हुआ हो और उसने बाद में अमेरिका की राष्ट्रपति या अमेरिका की नागरिकता हासिल की हो, ऐसा व्यक्ति और सभी पदों पे जा सकता है, केवल राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उन्होंने यह स्पष्ट लिख रखा है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन, वहीं पैदा हुआ हो, वहीं का मूल नागरिक हो। हमारे देश के संविधान के अंदर ऐसा नहीं लिखा हो गया है। तो हमारे देश के अंदर हम अभी तक ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आके बस गया हो और उसने नागरिकता हासिल करी हो और वो राष्ट्रपति बना हो। ऐसा हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस बात को आज चर्चा में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं एक अंतर बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो वर्डिंग्स होती हैं किसी भी नियम में, संविधान के प्रावधान में जो शब्द लिखे हुए होते हैं, जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है, जो क्लॉज होता है, उसके शब्दों में कितने अर्थ अंदर शामिल होते हैं और उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, ऐसा मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूसरा योग्यता यह कि वो उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह व्यक्ति 35 इयर्स की एज से कम ना हो,
अब मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए होती है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए यह आयु 35 वर्ष है। तीसरी बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति वह बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी उम्र तो 35 साल हो, यानी यहाँ वो लोकसभा की सदस्यता हासिल करने की जो शर्त है उसके अंदर उम्र तो उन्होंने पहले बता दी कि 35 होनी चाहिए, तो वो लोकसभा का जो सदस्य है तो 25 साल का भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता जब तक कि वो 35 साल का है। तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की सदस्यता निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो वह सब व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र होनी चाहिए। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अब जो मैं बिंदु बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वह संघ सरकार या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। जब तक कोई व्यक्ति शासकीय पद पर आसीन है वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए, दो बातें कह दी इन्होंने यहाँ पे। एक तो यह कि वह संघ सरकार या राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पे, यानी कोई सैलरीड पोजीशन पे ना हो, वह ऐसा कोई कार्य ना कर रहा हो जिसके कार्य करने पे उसको लाभ दिया जाता हो, जैसे उसे कोई तनख्वाह दी जाती हो। तो वो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी केंद्र सरकार में काम करने वाला व्यक्ति, राज्य सरकार में काम करने वाला व्यक्ति या कोई स्थानीय सरकार में काम करने वाला व्यक्ति जिस कार्य के प्रति उसको लाभ दिया जाता हो, उसको कोई वेतन दिया जाता हो, वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में हिस्सा नहीं ले सकता है। वह जब तक शासकीय पद पर आसीन है, जब तक वो किसी ऐसे पोजीशन के ऊपर आसीन रहेगा, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता। यह बात तो दूर कि वो राष्ट्रपति बन जाए बाद में इस्तीफा दे दे अपने उस नौकरी से या उस पद से। भारत में तो हमने उसको निर्वाचन में हिस्सा लेने से ही बाहर कर दिया। तो निर्वाचन कौन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं? जो सरकारी सेवा में नहीं हो। अब लाभ का पद किसे नहीं माना जाएगा, ये कुछ और बातें भी बताई गई हैं कि लाभ का पद स्वयं राष्ट्रपति का लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी एक राष्ट्रपति अपने दोबारा वापस अपने पद पर तो लड़ ही सकता है, एक बार तो बन ही चुका है, लेकिन बनने के बाद उसे वहां वेतन मिल रहा है, लेकिन उस वेतन के मिलने के बावजूद उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। एक बात तो वो दोबारा लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति को भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब ये क्यूरियस केस है एक्चुअली, हम नहीं मानते उसको लाभ का पद, हम मंत्रियों को भी लाभ का पद नहीं मानते और हम राज्यपाल को भी लाभ का पद नहीं मानते, जबकि ये सब सरकार के वेतन भोगी हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार कहीं भी वेतन भोगी नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, और ये लोग लाभ के पद पे हैं लेकिन लाभ का पद नहीं मानते, हम उनको वेतन पे हैं, केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, राज्यपाल राज्य सरकार में काम कर रहा है, लेकिन वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यह स्पष्ट रखना पड़ेगा हमें अपने दिमाग में। संविधान में भी यह लिखा है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे। यानी राष्ट्रपति जो बन रहा है वो ना ही संसद का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना चाहिए
और नहीं वो किसी विधानसभा के सदस्य होना चाहिए। यानी अगर वो है तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा। ये मैंने बात करी आपको योग्यताओं के बारे में, क्या योग्यता हो सकती है राष्ट्रपति पद में लड़ने के लिए। अब हम आते हैं कार्यकाल पे। आप सभी को ध्यान होगा, आपने अपनी छोटी क्लासेस से भी पढ़ा होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित है। अब यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दें या उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जाए, तो ऐसे कारण से राष्ट्रपति का जो पद है वो इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है। यदि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद उनका दुखद निधन हो जाता है, तो अब उन्हें कार्यकाल कितना बचा रह गया? 3 साल का। तो अब जो नया राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो 3 साल के लिए नहीं होगा, वो अगला पूरा कार्यकाल 5 साल के लिए ही होगा। अब मैं यहाँ एक अंतर आपको सिर्फ समझाने के लिए बात करना चाह रहा हूँ। अमेरिका में क्या सिस्टम है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 4 साल। अगर मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की वहां पे निधन हो जाता है या वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो बचा हुआ कार्यकाल होता है, उस 4 साल में जितना कार्यकाल बचा हुआ है, उस बचे हुए कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसलिए वहां पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन साथ ही होता है। कैंडिडेट दोनों साथ डिक्लेयर करते हैं। जैसे इस समय अब हम अगस्त के आखिरी महीने में हैं और नवंबर 3, 2020 को वहां पे निर्वाचन होना है नए राष्ट्रपति का। तो कितना समय बचा है? सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने करीब बचे हैं, 9 हफ्ते मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो इन 2 महीनों के अंदर जो राष्ट्रपति अब जो कैंडिडेट तय हुए हैं अमेरिका के अंदर आज, वो हैं अभी तो राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और उनके उपराष्ट्रपति कैंडिडेट उनके साथ में माइक पेंस, जो अभी उनके उपराष्ट्रपति हैं। विपक्ष में उनके जो खड़े हुए हैं डेमोक्रेट पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं जो बाइडेन, और उनके उपराष्ट्रपति कैंडिडेट कौन है? कमला हैरिस। तो अब ये साथ ही चुनाव होंगे, मतलब ये लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति कौन है अपने साथ ही नाम के साथ ही डिक्लेयर कराते हैं। और जब कोई व्यक्ति वोट कर रहा होता है अमेरिका के अंदर, तो वो राष्ट्रपति को वोट कर रहा है, लेकिन साथ में उसके उपराष्ट्रपति को भी साथ में ही इलेक्ट कर रहा है। अलग अलग नहीं होते, वो जोड़ी से इलेक्ट होते हैं, कंबाइंड रूप से। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल अलग है, मैं अभी कुछ चर्चाओं में आपको बताऊंगा। और राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उसको मान लीजिए बीच में उसमें कहीं कोई कमी, उसमें छूट गया कार्यकाल, जैसे मान लीजिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया या उनको हटा दिया जाता है महाभियोग से, वो भी मैं अभी चर्चा करूंगा कि कैसे महाभियोग आता है, उनको हटाया जा सकता है किन कारणों से। तो या उनका मान लीजिए दुखद निधन ही हो जाए, ऐसी स्थिति में बचे हुए कार्यकाल का कोई भी बात नहीं मानी होती है। जो नया राष्ट्रपति आता है वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, और उपराष्ट्रपति का क्या रोल रहेगा उस समय? उस उपराष्ट्रपति नए निर्वाचन तक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, और नया राष्ट्रपति का निर्वाचन विद इन 6 मंथ्स होगा, 6 महीने के भीतर ही होगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, वो कोई कार्यकाल को नहीं पूरा करेंगे, उनका सिर्फ 6 महीने का हो सकता है, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। एक बात समझने की जरूरी थी। तो राष्ट्रपति का पद स्थान रिक्त होने की तिथि से किसी दशा में 6 माह पूर्व भरा जाना चाहिए।
पदावधि के समाप्त होने के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदारूढ़ होने तक पदासीन रहेंगे। यानी राष्ट्रपति का पद अगर समाप्त भी हो जाता है, अवधि समाप्त भी हो जाती है और अगला राष्ट्रपति का चुनाव उस समय चल रहा है या होने वाला है, तो वो उत्तराधिकारी के आने तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली रह जाए। तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में अगर समय लग जाए या किसी कारण से डिले हो जाए चुनाव, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आगे चलता रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। वेतन और भत्ते कैसे होते हैं? हाँ, देखिए, सर्वोच्च पद है, गरिमा बनाए रखनी है। जिस बंगले को, जिस बड़े से आलीशान महल नुमा बंगले को ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड वाले, जब औपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने अपने गवर्नर जनरल को रहने के लिए बनाया था, उसी को हमने राष्ट्रपति भवन बनाया। तो ऐसे भवन में, विशाल भवन में जाके रहने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक को क्या तनख्वाह दी जाएगी? ऐसी तनख्वाह दिया जाएगा, ऐसा वेतन दिया जाएगा जो भी उनकी गरिमा को ऊपर रखे, सबसे ऊपर रखे देश में। तो हमारे राष्ट्रपति की जो वेतन है वो फिक्स्ड सैलरी है, 5 लाख रुपए प्रति माह। और किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है, यह भी एक प्रावधान है। अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति को पेंशन का प्रावधान भी है। और राष्ट्रपति काल में और उसके बाद अवकाश ग्रहण करने पर भी उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रपति को, वो हमारे देश के सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी हैं। हमारे देश के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, सैन्य बल है, उनके सर्व कमांडर भी हैं, चीफ कमांडर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस समय बीमार चल रहे हैं, और बीमार चलने की स्थिति के अंदर उनका इलाज कहाँ चल रहा है? आर्मी हॉस्पिटल के अंदर। तो वो सब व्यवस्था उनके लिए निःशुल्क है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति और जो करंट राष्ट्रपति हैं, इन सबको देश के अंदर या कहीं भी, ये नहीं लिखा देश में ही, सिर्फ ये लिखा गया है कि निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। अब कुछ उन्मुक्तियों की बात की, अपने कार्यों के लिए वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी राष्ट्रपति कोई आदेश निकाल रहे हैं तो वास्तव में तो वो मंत्रिमंडल का आदेश होता है, जिसको वो राष्ट्रपति के नाम से निकाला जाता है। तो क्योंकि वे जो राष्ट्रपति जो काम कर रहे हैं वो नाम मात्र की शक्ति, मतलब सिर्फ टोकन उनके पास है शक्तियां, और उनका नाम चल रहा है। तो जो आदेश वो निकाल रहे हैं, जो शक्तियों का प्रयोग वो कर रहे हैं, उनके संबंध में, उनके विरुद्ध कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक वह अपने पद पर आसीन है, न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई 2 माह का नोटिस देकर ही की जा सकती है। मान लीजिए कोई सिविल मुकदमा भी उन पर लगाना है या क्रिमिनल मुकदमा भी उन पर लगाना है, तो वो मुकदमा उनको 2 माह के नोटिस पे दिया जाएगा। 2 माह के नोटिस के बगैर उनको नहीं मुकदमा चलाया जा सकता है। और जब तक वो पद पर आसीन है, न्यायालय में उन पर कोई मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये कुछ उन्मुक्तियां हैं, हम समझी आज के अपने लेसन्स में कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, उनका क्या कार्यकाल होता है, क्या वेतन और भत्ते हैं,
एवं क्या उन्मुक्तियां इस पद के साथ जुड़ी हुई हैं। अगले लेसन के अंदर मैं फिर आपको चर्चा शुरू करूंगा और बताऊंगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है और निर्वाचन पद्धति कैसे चलती है। धन्यवाद।